नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी कांग्रेस के चिंतन शिविर से डरी बीजेपी की, महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद की, जानेंगे सेना की पेंशन पर क्यों घिर गई मोदी सरकार, हिमाचल में क्यों राजभवन गिराने की तैयारी कर रही है सरकार, बात करेंगे बाबुल सुप्रियो की शपथ पर चल रही राजनीति की, पीएम मोदी के फ्रांस दौरे की और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई की मौद्रिक नीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को निर्देश, 2 सप्ताह में करें निकाय चुनावों का ऐलान, आरक्षण प्रक्रिया पर बाद में होगी सुनवाई। अब बच्चों को भी लगेगी बूस्टर डोज, भारत बायोटेक ने डीसीजीआई से मांगी परमिशन, कहा बच्चों पर हो वैक्सीन की बूस्टर डोज का ट्रायल। भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपी सरकार का बड़ा एक्शन, गाजियाबाद की पूर्व डीएम निधि केसरवानी सस्पेंड, एक्सप्रेस वे के नाम पर अपने करीबियों को करोड़ों का फायदा पहुंचाने का लगा आरोप। शेयर मार्केट में दर्ज हुई बड़ी गिरावट, सेंसेक्स 1307 अंक फिसलकर 55,669 पर हुआ बंद, वहीं निफ्टी 392 अंक की गिरावट के साथ 16,678 पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कांग्रेस ने राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर लगाने का ऐलान किया है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। दूसरी ओर बीजेपी में भी परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। राजस्थान में 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव हैं और इन चुनावों के लिए चिंतन शिविर में रणनीति भी बन सकती है, जिसकी काट के लिए अब बीजेपी भी इसी महीने राजस्थान में बड़ी बैठक कर रही है। तो आखिर क्यों कांग्रेस के चिंतन शिविर से दबाव में नजर आ रही है बीजेपी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। राजस्थान की धरती से देश की राजनीति की दिशा तय होने जा रही है। कांग्रेस अपनी पार्टी की दशा और दिशा सुधारने के लिए राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई के बीच चिंतन शिविर करने जा रही है। तो इसके अगले हफ्ते आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की रणनीति बनाने और संगठन को मजबूत बनाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श करने के लिए बीजेपी 20 और 21 मई को राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करेगी। बीजेपी की इस 2 दिवसीय महत्वपूर्ण बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में मौजूद पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस शासित राजस्थान में इस तरह की बड़ी बैठक करने का अपना राजनीतिक महत्व है, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बीजेपी लगातार गहलोत सरकार को घेर रही है और राज्य के दूसरे इलाकों में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं को लेकर भी भाजपा लगातार आक्रामक तरीके से कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी हुई है। जयपुर में बीजेपी की इस तरह की बैठक का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि अशोक गहलोत सोनिया गांधी के काफी करीबी माने जाते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव रह चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी से बीजेपी में खलबली मची हुई है, क्योंकि बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और देश में सांप्रदायिक टकराव की घटनाओं ने मोदी सरकार को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। एक के बाद एक देश की 2 बड़ी पार्टियों की राजस्थान में होने वाली बैठकों से प्रदेश का राजनीतिक तापमान बढ़ना तय है। कांग्रेस हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार के साथ साथ पार्टी के भविष्य को लेकर रोड मैप तैयार करने पर विचार करेगी। इसके साथ ही पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश के साथ साथ केंद्र की बीजेपी सरकार को कैसे घेरा जाए, इस पर रणनीति तैयार करेगी। ऐसे में बिल्कुल साफ है कि आने वाले दिनों में राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस की राजनीतिक लड़ाई का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही नजरें राजस्थान पर हैं, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में आज दिन भर नजरें लाउडस्पीकर पर लगी रही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने ऐलान किया था कि मस्जिद के लाउडस्पीकर से अजान की आवाज आई तो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जिसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार राज ठाकरे पर सख्ती दिखाती नजर आ रही है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारी भी की गई है। महाराष्ट्र पुलिस की सख्ती के बावजूद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी ने अजान के दौरान दोगुनी आवाज में हनुमान चालीसा बजाने के फैसले पर अड़ी है। तो महाराष्ट्र सरकार ने भी साफ कर दिया है कि जो व्यवधान पैदा करेगा उसके खिलाफ पुलिस एक्शन होगा। मन से चीफ राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में केस भी दर्ज हो गया है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन राज ठाकरे अपना फैसला बदलने को राजी नहीं है। उल्टा उन्होंने उद्धव सरकार को खुली चुनौती दे डाली है। राज ठाकरे ने साफ
कर दिया है कि लाउडस्पीकर हटने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा, मेरा कहना है कि सभी गैर कानूनी लाउडस्पीकर को मस्जिदों से हटाया जाना चाहिए। उन्हें हटाए जाने तक हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। हम राज्य में शांति चाहते हैं। पुलिस उन 135 मस्जिदों के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। पुलिस केवल हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राज ठाकरे ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। दूसरी ओर सरकार ने भी अब ठाकरे पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। एनसीपी चीफ शरद पवार ने भी आज राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई थी, जिसमें लाउडस्पीकर विवाद पर चर्चा हुई। बैठक में इस विवाद पर सरकार के स्टैंड का समर्थन किया गया और गेंद को केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस भी सक्रिय हो गई है। अजान के समय व्यवधान डालने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई तेज हो गई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने सख्त तेवर दिखाते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि गिरफ्तारी के लिए आदेश का इंतजार न करें। पुलिस ने भी राज ठाकरे के आवास पर घेराव कर लिया है। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि कभी भी राज ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होने दी जाएगी। एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है। बीजेपी हिंदुत्व की इस राजनीति में अपना फायदा देख रही है। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का कार्ड बीजेपी हमेशा चलती है, लेकिन आज सेना के मुद्दे को लेकर वो खुद ही घिर गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो बीजेपी को सेना विरोधी ही करार दे दिया। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार की पोल खोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं और अक्सर ही सरकार के खामियों को उजागर कर जनता को जागरूक करने का काम करते हैं। ऐसा ही अब एक और मुद्दे पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए उसे आड़े हाथों ले लिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए कहा, 1 रैंक 1 पेंशन के धोखे के बाद अब मोदी सरकार ऑल रैंक नो पेंशन की नीति अपना रही है। सैनिकों का अपमान देश का अपमान है। सरकार को पूर्व सैनिकों की पेंशन जल्द से जल्द देनी चाहिए। वैसे तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और गरीबी को लेकर केंद्र पर निशाना साधते रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने पूर्व सैनिकों को अप्रैल माह की पेंशन नहीं मिल पाने का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मोदी सरकार पर सैनिकों और देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। दरअसल एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सैकड़ों पूर्व सैनिकों को अप्रैल माह की पेंशन का भुगतान नहीं हो पाया है और इसके लिए सरकारी विभाग की ओर से कोई कारण भी नहीं बताया गया है, जिसको लेकर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों नेपाल के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो अपनी एक दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं और बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके इस दौरे पर भी घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी खुद ही फंस गई और उसका पासा उसी पर ही उल्टा पड़ गया है। राहुल गांधी ने जब मोदी सरकार को घेरा तो सरकार को जवाब देना पड़ा कि पूर्व सैनिकों की पेंशन उनके खाते में पहुंचने वाली है। केंद्र सरकार की नीति में बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार बहुत कुछ बदलने की मूड में है। राज्य में 6 महीने बाद चुनाव होना है, लेकिन इससे पहले बीजेपी सरकार हिमाचल की धरोहर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में दिख रही है। ये बार्नेस कोर्ट है जो 2 सदियों से शिमला की शान है, लेकिन अब यह पहचान गुम होने वाली है। या यूं कहें कि बीजेपी सरकार की चाह इसे मिट्टी में दफन करने वाली है। जी हां, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार शिमला के बार्नेस कोर्ट को ही बदलने जा रही है। दरअसल 190 साल से ज्यादा पुरानी ऐतिहासिक धरोहर इमारत बार्नेस कोर्ट को गिराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग के अलावा 3 एजेंसियों ने इसका निर्माण ऑडिट किया है, जिसमें बताया गया है कि धज्जी दीवार तकनीक से बने होने के कारण इस भवन का जीर्णोद्धार मुश्किल है, जबकि इसे गिराकर उसी ढांचे में दोबारा तैयार करना आसान है। इसके लिए बजट का प्रबंध स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से किया जाएगा। यहां से बजट का इंतजाम नहीं हुआ तो एशियन विकास बैंक से वित्त पोषित पर्यटन परियोजना से खर्च करने की तैयारी है। बीजेपी अपनी तमन्नाओं को पूरा करने के लिए जिस भवन को गिराने जा रही है उसे सन 1832 से पहले बनाया गया था। ऐतिहासिक बार्नेस कोर्ट भवन में अंग्रेजों के शासनकाल में उनके कमांडर इन चीफ रहते थे। वर्तमान में यहाँ राजभवन चल रहा है। ऐसे में निर्माण अवधि में राज्यपाल को राज्य अतिथि गृह पीटर हाफ में बैठना है या कहीं और, इस बारे में अभी फैसला नहीं हो पाया है। राजभवन की ओर से इस पर सरकार से स्थिति साफ करने को कहा गया है। अब देखना होगी सरकार राज्यपाल को कहां स्थान देती है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अपनी नई पहचान बनाने के लिए बीजेपी देश की विरासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उसके निशाने पर संसद भी है। मोदी सरकार 100 साल पुराने संसद भवन का कायाकल्प करवा रही है, जिसे लेकर वो खुद की पीठ थपथपा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार ने ऐतिहासिक इमारतों को क्यों अपने निशाने पर लिया है।
2 सदी पुरानी धरोहर को मिटाने की तैयारी हो गई। राजभवन को लेकर सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस आमने सामने हैं, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष आमने सामने हैं। राज्यपाल ने ऐसा आदेश दिया है जिसके चलते दोनों के बीच तकरार बढ़ गई है और मुश्किल में तीसरा व्यक्ति फंस गया है। टीएमसी की टिकट पर विधानसभा उपचुनाव जीते बाबुल सुप्रियो विधायक पद की शपथ भी नहीं ले पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल सरकार और प्रदेश के राज्यपाल अक्सर ही एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आते हैं। साथ ही दोनों एक दूसरे के काम में रुकावटें डालने की भी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बहुत से काम भी अधर में लटके हुए हैं। और अब सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच की इस अनबन का हर्जाना भुगतना पड़ रहा है बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो को। दरअसल पश्चिम बंगाल की बालीगंज विधानसभा सीट से विधानसभा का उपचुनाव जीते पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो अभी तक विधायक पद की शपथ नहीं ले सके हैं। इसके पीछे की वजह है विधानसभा स्पीकर बिमान बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच जारी खींचतान, जिसको लेकर राज्य में सियासत गरमाई हुई है। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने संविधान के अनुच्छेद 188 का हवाला देते हुए बाबुल सुप्रियो को शपथ दिलाने की जिम्मेदारी डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी को सौंपी थी, जिसमें कहा गया कि विधानसभा के नए सदस्यों को राज्यपाल के सामने शपथ लेनी चाहिए। हालांकि परंपरागत रूप से ये काम विधानसभा स्पीकर का रहा है, लेकिन आपसी मतभेद के चलते राज्यपाल ने पिछले साल से बिमान बनर्जी का शपथ दिलाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ डिप्टी स्पीकर शपथ दिलाने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि स्पीकर के होते हुए मैं शपथ नहीं दिला सकता। आपको बता दें, बालीगंज सीट पर 12 अप्रैल को मतदान हुआ था और 16 अप्रैल को नतीजे आए थे और अब 4 मई हो चुकी है, लेकिन ये मामला अभी तक लटका हुआ है। बाबुल सुप्रियो ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा स्पीकर को शपथ दिलाने की अनुमति दें। हालांकि राज्यपाल ने संविधान का हवाला देते हुए बाबुल सुप्रियो के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। ऐसे में देखना होगा कि बाबुल सुप्रियो कब तक शपथ ले पाते हैं। बाबुल को शपथ कौन दिलाएगा, ये सवाल बना हुआ है। बाबुल का इंतजार खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। सवाल पीएम मोदी के विदेश दौरे पर भी बना हुआ है। पीएम मोदी के 3 देशों के दौरे पर इस बार कई विवाद सामने आए। भगवा झंडे का मामला हो या फिर प्रेस के सवालों का जवाब न देने का ऐलान। इस बीच आज पीएम फ्रांस पहुंचे, तो पीएम के फ्रांस दौरे में क्या था खास, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 दिन का यूरोप दौरा आज खत्म हो जाएगा। आज वो दौरे के आखिरी दिन कुछ घंटों के लिए फ्रांस पहुंचे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले पीएम मोदी ने मंगलवार को डेनमार्क का दौरा किया था। मोदी कोपेनहेगन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मिले और कई मुद्दों पर चर्चा की और अब वो अपने दौरे के अंतिम पड़ाव पर फ्रांस पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का फ्रांस का ये दौरा भले ही छोटा है, लेकिन इसमें कुछ बड़ी बातें होनी है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी और मैक्रों की मुलाकात राफेल मरीन पर भी बात आगे बढ़ सकती है। 2 महीने पहले ही भारतीय नौसेना ने आईएनएस विक्रांत पर राफेल मरीन का ट्रायल किया था। पीएम मोदी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मैक्रों से मिलेंगे। मैक्रों से उनकी मुलाकात में कई रक्षा सौदे और हो सकते हैं। साथ ही रूस यूक्रेन की लड़ाई को रोकने के उपायों पर बात होने के कयास लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इससे पहले जर्मनी और डेनमार्क की यात्रा में उन्होंने 2 बड़ी बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति में भरोसा करता है, हम तो पौधों में भी परमात्मा को मानते हैं। इसके साथ ही कहा कि जलवायु को हुए नुकसान में भारत की हिस्सेदारी न्यूनतम है। आज पीएम मोदी ने स्वीडन के पीएम मैग्डेलिना एंडरसन के साथ अपनी मुलाकात की एक तस्वीर ट्वीट की। पीएम ने कहा कि एंडरसन के साथ सुरक्षा, आईटी, रिसर्च एवं इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग और मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। दोनों देशों के मजबूत रिश्तों से भारत के लोगों को फायदा होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई के ऐलान की। जनता लंबे वक्त से राहत की उम्मीद कर रही है। लोग आस लगाते हैं कि नए महीने में सरकार उन्हें महंगाई से मुक्ति देगी, लेकिन केंद्र सरकार हर महीने तेल से लेकर रसोई गैस की कीमतों में इजाफा कर उन पर बोझ बढ़ा देती है। और अब तो आरबीआई ने भी जनता को झटका दिया है। रिजर्व बैंक ने महामारी की इस मुश्किल घड़ी में ईएमआई को कम करने की बजाय रेपो रेट में इजाफा कर दिया, जिसके बाद महंगाई बढ़ने के पूरे आसार हैं। लंबे वक्त से आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इस बार भी बैंक से उम्मीद की गई थी कि वो दरों को कम कर राहत की किरण दिखाएगा, लेकिन आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने महामारी को बहाना बना दिया और मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में इजाफा कर दिया। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने ऑफ साइकिल मीटिंग में रेपो दर को 40 आधार अंकों तक बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 4.40%
6% कर दिया है। इसके साथ ही आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR में 50 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की है। इसे 4.50% कर दिया गया है। MPC ने ब्याज दरों में इजाफा करने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मतदान किया और इसके बाद रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया। रेपो दरों में इस इजाफे से लोन लेने वाले ग्राहकों को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दरें बढ़ने के बाद अब होम, ऑटो और पर्सनल लोन महंगे हो जाएंगे और EMI का बोझ बढ़ जाएगा। RBI गवर्नर ने कहा कि भू राजनीतिक तनाव प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। कच्चे तेल की कीमत अस्थिर है और $100 प्रति बैरल से ऊपर है। इसी बढ़ती महंगाई की वजह से हमें रेपो दर में इजाफा करना पड़ा है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए इस तरह का फैसला लिया गया है। अब भले ही RBI के गवर्नर ने इसकी वजह महंगाई को बताया हो, लेकिन इस फैसले से लोगों को निराशा हुई है क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें आसमान छुएंगी। पहले से ही देश में महंगाई दर अपना रिकॉर्ड तोड़ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि खुदरा महंगाई 6.95% के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है, जबकि थोक महंगाई 17 महीने के हाई पर काबिज है। बावजूद इसके RBI ने कोई राहत नहीं दी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।